हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, तो आपका जो लास्ट चैप्टर था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो संघर्ष बैच में चल रहा था, तो उसी बैच में जो हम बताए थे कि लगभग 30 दिन में हम ख़त्म कर देंगे थ्योरी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ख़त्म करने के कगार पे ही हैं। तो यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण जो चैप्टर है, उसके जो थ्योरी वाला चैप्टर है, टॉपिक है, उसको पहले यहाँ ख़त्म करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, नोट्स वगैरह किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टीम या कोई भी बात, किसी से भी बात हो जाएगा, ठीक है। नंबर अगर जो नोट करना है तो कर सकते हैं 8538911427, ठीक है। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, यानी कि ऑफिस का भी नंबर कर सकते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार को मेरा चैनल पहचानने में दिक्कत हो तो लोगो यहाँ पे है, लोगों को देखते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो बात आता है कि तत्वों का वर्गीकरण जो है चैप्टर, ये तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का हम लोग को क्या उद्देश्य था और कैसे कैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ा तत्वों का वर्गीकरण पढ़ने का, ठीक है। और तत्व होता क्या है, सबसे पहले जानते, छोटी छोटी बातों को पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। और जानेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, यह यथा समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आता है तत्व, ठीक है, यानी कि तत्व का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो तत्व होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तब कहता है कि तत्व हम उस सूक्ष्मतम रूप है, यानी कि वह शुद्धतम रूप या सूक्ष्मतम रूप, यानी छोटे छोटे कण होता है, ठीक है, जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जब इसको खंडित करेंगे, छोटे छोटे भाग में हम जब तोड़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, तो उसमें एक ही प्रकार के पदार्थ पाए जाएंगे, ठीक है, यानी कि बिल्कुल प्योर होगा, उसमें मिलावट नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे क्या, तत्व कहते हैं। उसमें सूक्ष्मतम रूप में विभाजित करें तो सब शुद्ध रूप में होता है, ठीक है। अब कहता है तत्व उसको कहते हैं। फिर कहता है तत्वों का वर्गीकरण हम लोग क्यों करते हैं, इसको वर्गीकरण करने से हमें क्या फायदा है। तो साफ शब्द में अगर हम लोग कहें, तत्वों का वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य था कि तत्वों को अध्ययन करने में हमें सुविधा होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे अगर दुनिया की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो जैसे यहाँ पे मेल और फीमेल है, जैसे कि सजीव प्राणी और निर्जीव प्राणी है, ठीक है। उसको अध्ययन करने के लिए हम जितना भी जीव था उसको एक भाग में बांटे सजीव में और दूसरे को बांटे निर्जीव में, ठीक है, ठीक है। इसमें दो भाग बनाए हम लोग, पहला को सजीव बनाए और दूसरा को निर्जीव बनाए। और सजीव का अलग लक्षण बनाए, यानी किसका जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो अलग होता है, और निर्जीव का अलग गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, जो तत्व है उसको विभाजित करने का मुख्य पर्पस यही था कि कुछ वैसे तत्व है जिसका गुण समान था और कुछ ऐसे तत्व था उसका गुण एक अलग समान का था, ठीक है, दोनों का गुण अलग अलग समान का था, ठीक है। जैसे यहाँ पे नोट पॉइंट के रूप में दिया गया है, और बाकी जो चीज़ें उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है कि तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सकता है। कहने का मतलब था कि जितना भी तत्व था उसका गुण अलग अलग प्रकार के था, तो उसको अलग अलग तरीका से हम अध्ययन करते। जैसे एक तत्व हाइड्रोजन है, हीलियम है, जो भी तत्व है, आपको जो पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं उसमें कितना तत्व है, 118 भी दिखाता है, ठीक है। तो मान लिया जाए 118 तत्व था, हम लोग 118 तत्वों का अध्ययन क्लियर रूप से करना पड़ता है, एक एक करके करना पड़ता, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग का अध्ययन करना पड़ता, लेकिन इससे यह फायदा हुआ हम लोग को, जब वर्गीकरण किए तो अध्ययन साफ शब्द में हम लोग बोले तो जैसे कि 50-50। सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग बांटे धातु और अधातु के बेस पे, वो हम आगे आपको बताएंगे कि इसको बांटा गया धातु और अधातु के बेस पे। लेकिन सबसे पहले यानी कि अध्ययन में सुविधा होने के आधार पे इसको नियमित तरीका से अध्ययन किया जा सके, इसलिए बांटा गया। लेकिन आगे कहता है
पॉइंट नंबर 2 में कहा जाता है कि सभी तत्वों को गुणों को अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि जैसे अध्ययन करने में हम लोग को आसानी हो सके, बहुत सारा तत्व था उसको अलग कैटेगरी में रख दिया। जैसे हमारी जो अभी दुनिया है, ठीक, हमारे दुनिया में जैसे मनुष्य है, मनुष्य का मतलब क्या होता है, मेल भी होता है फीमेल भी होता है, तो उसको दो ग्रुप में भी मतलब बांट दिया गया है, एक में मेल रखा गया, एक में फीमेल रखा गया। लेकिन अगला एक जैसे कि जेंडर में बोलता है, ट्रांसजेंडर होता है, ठीक है, ट्रांसजेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। उसी प्रकार से पहले भी हुआ था, ठीक है, एक बोला गया था धातु है, अधातु है और वगैरह वगैरह। लेकिन जब समय बीतता गया और हमारा जो टेक्नोलॉजी है हाई होता गया तो उसको और विभिन्न रूपों में बांटता गया, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं, और अगर जो किसी को नोट्स तो प्रिपेयर करना है, लिखना है, ठीक है, तो वो प्रिपेयर यहाँ से करता जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो कर सकता है स्क्रीनशॉट यहाँ से, चलो स्क्रीनशॉट कर सकता है। 2 पॉइंट बता दिए। तीसरा पॉइंट किसी को लिख लो, पॉज करो और लिखते जाओ। दो हो गया पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 में चलो। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाली क्रमिक परिवर्तन समझना आसान हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में कहता है कि जैसे उसमें बता दिया गया है, थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है, कहता है कि इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो क्रमिक बता दिया गया है साफ शब्द में कि जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे आपका, मान लीजिए पीरियोडिक टेबल हम लोग को दिखाया गया इस प्रकार से। इसमें कहता है कि जो भी क्रमिक परिवर्तन किया गया है, कहता नहीं कि मतलब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, क्या बाएं से दाएं जाने पर उसके आवर्त संख्या में वृद्धि होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वृद्धि होता है, तो वहाँ सजा कर बता दिया गया है शुरू में कि इस प्रकार से क्रमिक परिवर्तन होता है, ठीक है। जो भी उसका गुण है, प्रॉपर्टीज बता दिया गया है शुरू में, तो उसे याद करने में, समझने में हम लोग को आसानी होता है। ये बताएंगे हम आपको आगे के टॉपिक में कि क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी बताया गया है, ठीक है। आगे कहता है इसमें विभिन्न समूहों के तत्वों को पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे अगर पीरियोडिक टेबल में क्या बताया गया है कि एक ही आवर्त के, अब जैसे लिख दिया इस प्रकार से कि एक ही वर्ग का सभी तत्व, जैसे आपका एक बात समझो, कहता है वर्ग 17वां का सभी जो सदस्य है वो कैसा होता है, हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का शब्द में मतलब हम लोग समझे तो क्या होता है, निष्क्रिय होता है। तो एक साफ शब्द में बता देने से साफ पता चल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका ये भी खत्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, स्क्रीनशॉट करना चाहता है तो स्क्रीनशॉट कर लो, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अगर नोट्स का ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। हम एक बात और बोल देते हैं कि नोट्स हम इसलिए नहीं देते हैं कि बच्चा नोट्स रटने का काम करेगा, और रटने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ से नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट करो और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे क्या आता है, चलो तो यहाँ पे दिखाया गया है तत्वों के वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास। कहने का तात्पर्य है कि तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया और किसका दिमाग में ये विचार उठा। अरे गांव देने से जो होगा वो सोचता होगा कि गांव देने क्या बोलता है कि सबसे पहले किसका दिमाग में उठा कि लाइट अलग, बिजली कैसे बनता है, मतलब करंट कैसे उत्पन्न होता है, पंखा कैसे घूमता, कंप्यूटर क्या चीज़ है, सिस्टम क्या चीज़ है, लैपटॉप क्या चीज़ है, ये सभी वगैरह वगैरह जो बात बनता है वो सबसे पहले किसने किया। तो यहाँ भी वही बात आया कि तत्वों को किसने सबसे पहले बोला कि यार इसको अलग अलग रूप में बांट दो, ठीक है। तो किया किसी ने, उसका वजन यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है
जो सबसे पहला जो निष्कर्ष निकाला था उसका नाम था लेबोजियर साहब, आगे नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वो धातु और अधातु में बांटने का प्रयास किया गया था। क्लासिफिकेशन इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स। पहले जो इसको किस में बांटा गया था, धातु और अधातु में बांटा गया, मेटल एंड नॉन मेटल। समझ में आया? मेटल और नॉन मेटल में, धातु और अधातु में बांटा गया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में, कब? 18वीं शताब्दी में लेबोजियर नामक एक वैज्ञानिक थे। उसने सबसे पहले धातु, कहाँ देखना, धातु और अधातु में उसके अनुसार और उसके कुछ गुणों के समानता के आधार पर पाया जो गया, उसी के आधार पर धातु और अधातु में बांटा गया, ठीक है। यानी कि सबसे पहले लेबोजियर साहब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे धातु और अधातु में बांटने का प्रयास किया। कब किया? तो 18वीं शताब्दी में किया, ठीक है। ये डेट नहीं पूछेगा लेकिन आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले किसने किया, ठीक है। किसने किया? तो लेबोजियर साहब ने किया। कब किया? तो 18वीं शताब्दी में किया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछेगा तो आप बताइए। एक बार और इसमें जो नोट पॉइंट है वो बता देते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या पूछेगा कि सबसे पहले प्रयास किसने किया? तो लेबोजियर साहब ने किया। कब किया? 18वीं शताब्दी में किया। किसमें किया? धातु और अधातु में, ठीक है। ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा, इससे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। जो नोट करेगा नोट कर सकता है, स्क्रीनशॉट करेगा स्क्रीनशॉट। जो डायरेक्ट नोट करना चाहता है वो वीडियो को पॉज कर लेगा, फिर नोट कर लेगा। चलो, तो अब लेबोजियर साहब का कुछ गलती होते गया। गलती देखो कुछ नहीं होता था, ठीक है। गलती होने का एक ही वजह रहता था कि टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से हाई होता गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी हाई होते गया तो उसको और अच्छा तरीका से प्यूरिफाई करते गया, शुद्धता रूप से लाने के प्रयास किया गया, तो इसीलिए प्रॉब्लम होता गया। तो इन्होंने क्या किया, यह वर्गीकृत इतना साधारण था, यानी कि ये जो वर्गीकृत किया था को लेबोजियर साहब इतना मतलब आसान समझ लिए कि एगो धातु और एक अधातु, जैसे मनुष्य हुआ तो कह दिए एगो मेल होगा एगो फीमेल होगी, अरे बाद में पता चला ना एगो ट्रांसजेंडर भी होता। उसी प्रकार से लेबोजियर साहब भी बोल दिए थे कि एगो धातु होगा एक अधातु होगा, लेकिन उसके आधार पर तत्वों का गुणों का समुचित अध्ययन नहीं किया जा सका। मतलब मुझे बोले थे ना कि एगो धातु होगा एक अधातु होगा, वो सक्सेस नहीं होगा, बाद में उस आधार पे यह नियम फेल कर गया, यानी कि सही नहीं चल पाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब नहीं चल पाए तो फिर आगे देखो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। और देखो नोट पॉइंट में दूसरा दिया, क्या दिया, वह वर्गीकरण बहुत ही धातुओं के बीच भिन्नता की व्याख्या नहीं कर पाता था। कहने का मतलब था कि जो लेबोजियर साहब नियम दिए थे कि धातु, जैसे कह दिया था लेबोजियर साहब कि सभी जो धातु है एकदम कठोर होता है, कुछ ऐसा धातु निकलने लगा कि कठोर नहीं होता था, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सभी जो धातु था, बोला था कि सभी धातु कठोर होगा, नहीं हुआ। अब जैसे मान लिया जाए कोई आदमी आए और बोल दे कि दुनिया के सभी आदमी गोर होता है, और पता चला कि वेस्ट इंडीज देने के आदमी कार होता है, चाहे चाइना के आदमी कार होता है, अब वो कहते भारत के आदमी मतलब दुनिया के सभी आदमी लंबा होता है, बाद में पता चले चाइना का आदमी तनिए हो गए, सब बौना निकल गया, तो दिखते के ना बात है, फेल करेगा नहीं। तो वैसे लेबोजियर साहब भी बोल दिए थे कि एकदम सब धातु एक नियम होगा, सब धातु कठोर होगा। अरे कच्चे आम है कि कठोर होगा, वो आम पक जाता है तो गुलगुल हो जाता है। तो वह प्रकार से लेबोजियर साहब वाला भी नियम फेल करने लगा। दूसरा गुण इसका बता दिया। अगर जो पूछे लेबोजियर साहब का मतलब दोष क्या था जो कि उसका नियम फेल किया था, पहला तो देखिए दिया कि वो जो नियम था इतना आसान था, धातु अधातु में बांट दिया, वो सक्सेस नहीं हुआ, गलत हो गया। अब इसमें जो एकदम मेंशन किए थे ना कि सब धातु एक नियन होगा, तो वो गलत होने लगा। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इसे सब नरम निकलने लगा, जो चाकू कुछ भी कटने लगा, हाथ पर भी पिघलने लगा। नोट करना चाहता है तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखता है संयोजकता के आधार पर, संयोजकता के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संयोजकता के आधार पर जो वर्गीकृत
किया गया था उसके बारे में बताता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने इसके वर्गीकरण की संयोजकता के आधार पर किया। यहाँ पे ढेर मनी वैज्ञानिक प्रयास करने लगा। अब नहीं होता है जैसे कि देखो, मान लिया जाए वीडियो बनाने वाले शुरू किया, तो क्लास अगर जो कोई उद्घाटन करता है तो तुम ऐसे देखो, गांव में तू इकलौता लड़का है, पढ़ाई शुरू किया, अरे क्लास 10 में स्टार्ट किया तू, 9 में स्टार्ट किया तू, तो देखा सीखे 2 गो किया, और तू 2 गो किया तो और 2 गो जाने लगा, 2 गो और जाने लगा। अब एक आध लड़की लोग निकल गया तो फिर तो गांव के पूरा सब लड़के निकल जाएगा पढ़े ले। तो वही प्रकार से होता है। तो यहाँ पर भी जो हुआ ना, उन्हें लेबोजियर साहब थे, लेबोजियर साहब सब कर उड़ के देखें तो फिर ढेर मनी आदमी दिमाग में बैठ गया कि अरे ये सब भी काम होता है, उसको तत्वों का वर्गीकरण यानी कि बाटे उठने सीख गया सब है, ढेर सारे वैज्ञानिक। अब इतना वैज्ञानिक पैदा हो गया को बारे में नाम नहीं देने शुरू किया। अब देखो और आगे आता है, ये सब के दोष को ही रह गया, मतलब गलती कमी क्या, दोष का मतलब फ्रेंड नहीं समझना, ये दोष माने मित्र नहीं, गलतियाँ, डिमेरिट जिसको खामियां बोलते हैं। अब खामोश को नहीं समझना। ठीक है, बहुत सारे तत्वों की संयोजकता जो है परिवर्तनशील हो जाता है, मतलब बदलते रहता है, एक नियम नहीं रहता। जैसे ना कहता गिरगिट के रंग बदलता है, वैसी बदलते रहता था संयोजकता। कभी मतलब जैसे पोटेशियम के 40 हो जाता है, कभी कभी देखेगा तो 19 में कौन तत्व है, मतलब कैल्शियम के भी 40 हो जाता है। तो ऐसी परिवर्तनशील रहता है उन लोग का संयोजकता, 2 3 बदलते रहता है। तो वे सभी तत्वों का जो है, जिससे उन पर तत्वों का वर्गीकरण उसके आधार पर भी संभव नहीं था, हानि का संभव हो गया। एक ही संयोजकता वाले तत्वों को भिन्न भिन्न गुण पाया जाता है। जैसे देखो कैल्शियम भी उसका परमाणु क्या संयोजकता समान है, ठीक है। अब बहुत सनी के संयोजकता समान है लेकिन गुण अलग अलग हो गया, समझ रहा, तो वो भी फेल कर जा रहा था। अब देखो आए बाबा डेबोराइनर साहब कि वो भी मतलब अलगे नियम कानून लेकर आए थे। अब 18वीं सदी बीत गया, अब 19वीं सदी आ गया था। अब 19वीं सदी, इनका भी प्रश्न जो है से कभी कभी 2 नंबर में पूछते रहता है। 18वीं शताब्दी की कहानी है। अभी वैज्ञानिक जो है से जर्मन के, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि डेबोराइनर साहब कहाँ के थे, तो जर्मनी के रसायन मतलब एकदम केमिस्ट्री के, जिसको बोल सकते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, समझ रहा है, फादर ऑफ केमिकल, वैसने वैज्ञानिक थे। रसायन जॉन डेबोराइनर नामक वैज्ञानिक थे। अभी जो नियम एगो बनाए, जैसे नहीं कहता है कि कोई हीरो है, वो फिल्म बनाता था, आधा फिल्म अपने नाम पर आधारित बना देता है, ठीक है। तो वैसे ये वो नियम की निकाले और वो अपन नाम में रख दिए। तो इनका जो नियम था उसका नाम था डेबोराइनर का त्रिक नियम, ठीक है। अब त्रिक के मतलब देखो 3 कांड वाला कुछ न कुछ होवे करेगा, नाम के आधार पर है। तो तिर्यक के तत्वों के द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्व, पढ़ के सुना देते उसके बाद समझा देते हैं, का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है। देखो इसमें क्या बोला है, कहता है वर्ग 1 मतलब पहला ग्रुप का तत्व, ये दूसरा ग्रुप का तत्व, ये तीसरा ग्रुप का तत्व, ये 3 ग्रुप हो गया ना, छोड़ो। अब देखो इसको जोड़ दो और इसको जोड़ो तो बीच वाला के प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में कि सर क्या बोल रहे हैं। कहता है कि प्रथम यानी कि एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे तो बीच वाला का परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है। पहले वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान तीसरे वाले का, दूसरे का नहीं, तीसरे का परमाणु द्रव्यमान अगर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, दूसरे का निकल जाएगा। अब किताबी भाषा में लिखेगा तो कैसे लिखेगा, पहले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान तीसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का औसत, औसत का मतलब कुछ होता है दोनों को जोड़ दो और दूसरे भागा दे दो, औसत क्या हो जाएगा, बीच का प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तब देखो कैल्शियम के 40 और क्लोरीन के 35.5, अब दोनों के जोड़ दो
और 2 से भागा दे दो, ठीक है, तो लिथियम के निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के, लेकिन ये गलती क्या हुआ नहीं, बस ये तीने गो के बना पाया, कौन, डेबोराइनर साहब, आगे के इनसे निकलवे नहीं किया, ये पर ही लास्ट हो गया और ये पर ही नियम खत्म हो गया। तो देखो स्क्रीनशॉट जो लेना चाहता है पहले स्क्रीनशॉट ले लेगा, यहाँ से है इनका, ठीक है, इतना दूर स्क्रीनशॉट ले लो, कैमरा में कैप्चर कर रहा है, चलो तो आगे बढ़ा देते हैं, आगे स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना है यहाँ तक ले लो, चलो अब कहता है तिर्यक की विशेषता, ये जो बनाए थे डेबोराइनर साहब, इसका क्या क्या विशेषता रहा था, कुछ तो विशेषता होगा तब तो प्रॉपर्टीज मतलब गुण। तो कहता है इसमें तत्वों की क्रमबद्धता पाई गई, मतलब जैसे कि एकदम 1 गो 2 गो और 3 गो नहीं कहा जाता है, एक अल्टरनेट जिसको बोलते हैं, एकदम क्रमगत, 1 गो छोड़ के 1 गो, ठीक है, एक के बाद एक। तो वही कहता है इसमें तत्वों की क्रमबद्धता पाई जाती है। अगला कहता है यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उसके गुणों में एक संबंध स्थापित करता है। गुणों में मतलब क्या, गुणों में संबंध स्थापित करता है। कहता जैसे कि देखो परमाणु द्रव्यमान, इसका एक परमाणु द्रव्यमान होगा, इसका परमाणु द्रव्यमान, अरे इसका परमाणु, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भागा दे देगा तो औसत निकल जाएगा, और औसत जो होगा तो सेम होगा। और ऐसा तीनों को बनाया था ये, ठीक है, 3 तो सब में एक एक कंडीशन था, और इसका जो है गुण वो बोला था कि सब एक के नियन रहेगा, ठीक है। तो यही इनका विशेषता था। अब दोष कहेगा देखो दुनिया में सबका अगर जो गुण है तो अवगुण भी पाया जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, इसका सबसे बड़ा दोष था कि इसमें तत्वों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। कहने का मतलब था कि ये जो नियम बनाए थे ना, तो इसमें और तत्वों को हम लोग सम्मिलित नहीं कर पाए, इनका तीनों को जोड़ पाए थे, ठीक है। अब देखो एक बात बताते हैं, हुआ क्या सच्चाई में, मेरे मतलब रियलिटी में क्या हुआ था कि 2 गो के खोज हुए, 2 तत्वों को, तो बोल दिया एक धातु है एक अधातु है। फिर बाद में पता चला कि वैसे होता है, सोडियम मतलब कैल्शियम के जोड़ दो, पोटेशियम के जोड़ दो और लिथियम से यानी 2 से भागा दो तो लिथियम का प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, खोज होते गया, तत्वों का खोज हुआ, फिर प्रॉब्लम होता गया, प्रॉब्लम का सोल्व करते गया, आगे डेवलप करते गया, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्या गुण कहता है इसमें तत्वों के सिर्फ परमाणु द्रव्यमान का पता चला। जो डेबोराइनर साहब कौन है, यानी कि डेबोराइनर साहब है ना, डेबोराइनर साहब के अनुसार से इनका जो नियम था, इसमें खाली बस परमाणु द्रव्यमान का ही पता चलता था। एक जो बोले थे कि पहले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, तीसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान को अगर जो औसत निकाले यानी कि 2 से भागा दें, जो यानी कि बीच वाले का बस परमाणु द्रव्यमान ही पता चलेगा, और बाकी कुछ नहीं, परमाणु क्रमांक संख्या ये सब तो जहिया पता नहीं था, ठीक है। उस समय इसके बारे में नॉलेज नहीं था। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट नहीं दिया, ठीक है। किसी को बीच में अगर जैसे नोट्स का टाइम भूल जाते हैं कि कैसे नोट करो और स्क्रीनशॉट करो, तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए पीछे करो और स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया करो। बाकी नोट्स के लिए नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अब क्या नोट्स हम किसको किसको भेजें, अगर जो दिक्कत हो तो ग्रुप में मैसेज करो, ऐड मी, तो हम ऐड कर देंगे और वहाँ से ले लेना, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे कहता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ये भी बहुत खतरनाक वैज्ञानिक थे, ठीक है।
न्यूलैंड्स के जो अष्टक नियम आता है वो भी बहुत खतरनाक वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये बोलते हैं 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में अंग्रेज, ये भी अंग्रेजे वैज्ञानिक थे। अंग्रेज का मतलब समझ रहा है, जहाँ से आए थे हम लोग को 200 बरस जो समझिए रहा दिल में लूट के चले गए। और अभी जो हाल ही में प्रियंका चोपड़ा जहाँ ब्याह किए हैं, शादी किए हैं, वहीं के हैं। तो अंग्रेज रसायन विज्ञान जो है जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये भी किसी के संबंध में किया, परमाणु द्रव्यमान के। अब देखो, पहला जो लेबोजियर साहब थे उनको तो द्रव्यमान के बारे में भी नहीं पता था। उसके बाद कौन आए, न्यूलैंड्स साहब आए, तो वो भी किए कुछ। डेबोराइनर साहब आए, डेबोराइनर भी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बांटे। और अभी न्यूलैंड्स भी आए तो वो भी द्रव्यमान से संबंधित कर रहे हैं। ठीक है, अभी परमाणु द्रव्यमान का कोई अता पता नहीं है, वो कब आएगा वो हम बताएंगे। ठीक है, फिर वहाँ रिवीजन हम करा देंगे इस बात को। ये भी बोले कि परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में वर्गीकृत प्रस्तुत किया, जिससे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम करते हैं। फिर बता रहे हैं कि जो पैदा हुए, हीरो चाहे फिल्म हो, चाहे कहानी हो, किताब हो, तू पढ़ रहा है लिखना है, वो नया नियम बने अपन नाम पर रख देना। ये भी बोले कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, कहे थे डेबोराइनर का तिर्यक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो ये जो नियम बनाए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहलाता है। इसके अनुसार यदि तत्वों के उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व के परमाणु प्रारंभ करने पर उसके आठवें तत्व का गुण पहले तत्वों के गुण से समान होता है। ठीक है, समझ में आया। ये बोले कि देखिए हमें कोई नियम लाए हैं जिसका लेकिन नाम रखेंगे हम अपने नाम पर। तो बोला कौन नाम है भाई, तो कहता है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम रखेंगे। ये घटना कब किया, 1865 ईस्वी का घटना है। तो हम सभी मान लिए, चलो भाई तुझे रखेगा वही। अब ये सब जो कहानी होता था ना, खाली बस एक देश के लिए नहीं होता था, पूरा देश के लिए होता है। पूरा हमारे जो 195-96 देश अभी हमारे एटलस वगैरह जो बोलती है उसी के अनुसार। ठीक है, तो वहाँ पे जो बोला गया था, ठीक है, तो वो बोले थे ना कि एक नियम होता है, उसके अनुसार क्या बोले थे, यदि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाए, यानी कि एक जगह 1 kg द्रव्यमान है, 2 kg द्रव्यमान है, 3 kg द्रव्यमान है, वही क्रम में अगर सजाया जाए, द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान और 8वें तत्व का परमाणु द्रव्यमान समान होना है। ठीक है, ये आप दिखाते हैं, परमाणु द्रव्यमान में समान होता है। जैसे अब ये वो कहा पहले समझ लो, जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ दिया हीलियम, लिथियम। थोड़ा सा पेन को जो है ना, पेन बड़ा कर लेते हैं, पेन बड़ा करेंगे तो थोड़ा क्लियर दिखेगा। जैसे देखो यहाँ है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ तक समझ में आया। कहता है मान लीजिए 1 किलो है, ठीक है, लिथियम का 3 होता है, बोरॉन का 7 होता है, बेरिलियम का 5 होता है, बोरॉन का 7 होता है, और कार्बन जो है, ठीक है। इस प्रकार से अगर जो किसी का द्रव्यमान बढ़ता जाता है, जैसे मान लीजिए इसका 1 kg है, इसका 2 kg है, इसका 3 kg है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, तो ये हमेशा अगर जो बढ़ता हुआ सजा देंगे ना, तो अगला जो आएगा ना यहाँ पे 7 हुआ, तो फिर यहाँ से 1 के 1 होगा, 2 के 2 होगा, 3 के 3 होगा, 4 के 4 होगा, 5 के 5, 6 के 6, 7 के 7, ये बोलता है। ठीक है, जैसे कहता है ना सा, एक स्वर है, गाना जो हम लोग गाते हैं ना तो उसका स्वर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, वो एक ही समान पे होता है, सा रे ग म प ध नी, नी सा रे ग म प ध नी सा, मतलब जिस स्वर में बजता है उसी स्वर में चलता है, सारे ग म प ध नी प, इस तरह से एक स्वर है, लिरिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। पहले तत्व पर देखो, ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो कि क्या बोलता है नहीं बोलता।
इसमें साफ शब्द में कहा गया है कि पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, यानी कि परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं, तो पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान लास्ट के परमाणु द्रव्यमान के समान होता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ता है ज़्यादा। अब इसमें भी बहुत सारा दोष आता है, दोष को बताते हैं क्या क्या है। कहता है यह नियम हल्के तत्वों तक के लिए लागू हुआ। अरे जो देखो हम क्या बोले, जो आसान था वहाँ तक के तो ठीक ही लगा, जहाँ से भारी होने लगा तो सब क्लियर होने लगा। अब देखो कहता है क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। कहता है कि ठीक है बाबू तुम्हारा तो 20 तक के एकदम ठीक ठाक चला, बराबरे से चला, और 21वां के बाद मतलब इसका जो स्टेटमेंट था वो गलत होने लगा। ठीक है, इस प्रकार से मैटर के रियल मतलब प्रॉब्लम खड़ा होने लगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अगला कहता है न्यूलैंड्स का मानना था, किसका? न्यूलैंड्स का मानना था कि प्राकृतिक में मात्र छपने तत्व हैं। एगो तो बोला लगता है कि दुए तत्व जो ना धातु और अधातु। कौन सबसे पहले कौन आए थे? लेबुजियर साहब। ठीक है, अब उसके बाद कौन आए? एगो जो आए थे तिर्यक। किसका तिर्यक नियम था? डेबोराइनर के तिर्यक सिद्धांत। तू बोले थे कि 3 ने 4 को 3 दूनी 6 3 3 9 9वें तत्व बोल के चले गए। ये फिर आए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। वो बोले ये लगता है मतलब 20-25 तत्व हैं उनके अनुसार। और ई आए बोलते हैं नहीं 26 गो तत्व है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ये बोल दिया 26 तत्व है। ठीक है, न्यूलैंड साहब 56 तत्व बोल के चले गए। ठीक है, तत्व ही प्राकृतिक में मात्र 56 तत्व ही मौजूद है, और आगे चलकर नए तत्वों का आविष्कार नहीं होगा। यो कंफर्म कर लिया नहीं होगा। अरे तो भगवान है कि तुमको पता चल गया, किंतु यह अनुमान गलत हुआ। हम लोग जानते हैं कि अभी तक प्राकृतिक में 118 तत्व है। देखो यहाँ पर भी हम बताएं कि 118 तत्व है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक, किसी किताब में कहीं पे 112 लिखा मिलता है, कहीं 18 मिलता है, तो हम लोग कौन सा ही लिखेंगे? तो बाबू तुम लोग जो NCERT बुक लिखता है 118 तो उसी को फॉलो करेगा। 118 तत्व है। ठीक है, अब ऐसा हम यहाँ पे क्रॉस कर दिए तो किसी को दिमाग में आना चाहिए कि सर यहाँ क्रॉस कर दिए, यही आपका रियल आंसर होगा। अगर किताब में कुछ भी 112 भी लिखता तो आपको वही फॉलो करना पड़ता। ठीक है, फिर कहता है न्यूलैंड्स के कुछ असंध गुण हैं वाले तत्वों को एक ही स्तर में रखा, ये भी उसका कमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है अक्रिय गैसों के आविष्कार होने के बाद नवम प्रथम तत्वों के समान गुण वाले न रखा गया। देखो उस टाइम जो ऐसा अक्रिय गैस वाले तत्वों का भी आविष्कार हो चुका था, लेकिन उसको रखने का स्थान नहीं मिल पाया, जो अभी 18वां तत्व ग्रुप में रखा गया। ठीक है, अगला आता है, स्क्रॉल थोड़ा स्पीड में हो रहा है कर्सर। कहता है मेंडलीव का आवर्त नियम। किसका? मेंडलीव का आवर्त नियम, यानी कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। कहता 1869 में रूसी वैज्ञानिक, देखो अभी था यानी कि कौन आता था? जर्मनी के, कहाँ के था? इंग्लैंड के था, इंग्लैंड के। जहाँ से हम बताएं अभी देखो कोई भी मतलब किसी चीज़ को याद करना है ना तो उसको इंटरटेन करके याद करो। अभी जैसे बताएं इंग्लैंड के था, कौन था? न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड इंग्लैंड नहीं समझ में आवे तो उसको एकदम दिमाग में रख लो रहो कि कौन? प्रियंका चोपड़ा वहीं से शादी करके आए। ठीक है, रूसी रसायन विज्ञानी दमित्री मेंडलीव। ये देखो नहीं भी याद करेगा चलेगा, इनका नाम मेंडलीव है, सब जानता, किताब में वही डबल रहेगा। ने तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करके तत्वों के वर्गीकरण की गई और प्रणाली विकसित की गई।
ये जो है ना एकदम इतना गहन अध्ययन किया, इतना गहन, जैसे तुम लोग गहन अध्ययन कर रहा है, एकदम सोच रहा है कि अभी एकदम फाड़िए नंबर लाएंगे चाहे जो हो। तो चलो अच्छा बात है, 450 नंबर प्लस लाओ, 460, 470, 80, एकदम टॉपर से टॉपर बनो। ठीक है, वैसे ये भी मेहनत किए और मेहनत करके देखो क्या किए, इनका भी स्टेटमेंट एकदम धांसो रहा। इन्होंने बताया कि तत्वों के गुणों को क्रमिक परिवर्तन होता है, यानी कि जो है ना तत्व, उसमें गुण में बहुत परिवर्तन होता है ऐसे ऐसे लगातार। ठीक है, तत्वों की एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। इस गुणों के आधार पर मेंडलीव ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु, देखना यहाँ पे ध्यान देना, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया वैसा ही बताएं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा दिमाग उमगने लगा है। ये बोले कि जैसे प्रत्येक तत्व होता है, ठीक है, तो एक निश्चित अनुपात के मतलब संख्या के बाद उनका, देखो यहाँ पे लिखे, तत्वों का एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। इस गुणों के आधार पर मेंडलीव एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इनके अनुसार जो नियम बनाया गया उसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। और इसमें क्या स्टेटमेंट दिया गया, यदि तत्वों के उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद गुण उसके तत्व का समान पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बताएं। अब देखो कुछ आगे बताते हैं। अगर दूसरे बात में अगर समझना है तो इन्होंने बताया था कि देखो इनका कहना था, यदि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रममान के इनके फिर से सुनना, यदि तत्वों को इनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो इसके जो नियम है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। और वो आगे बताते हैं कि आवर्त फलन किसको कहते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ छोटा छोटा टॉपिक है उसको जानो। अगला आता है यहाँ पे टॉपिक, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग क्लास 1 वर्ग 2 3 जो समझना है आपको समझो, लेकिन वो है नहीं। देखो यहाँ पे कहते हैं वर्ग क्या है, कहता आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है, अब देखो मतलब कहने का मतलब है एक पीरियोडिक टेबल, कितना बोलता होगा सर आप क्यों नहीं सही से पा रहे, अरे माउस यूज कर रहे हैं। जो इस प्रकार का वहाँ पीरियोडिक टेबल में दिखता है ना, ठीक, जो खड़ा खड़ा लाइन होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और जो नीचे का रहता है इस तरह से, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। और ये ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ वर्ग को कुछ ही बोलते हैं, वर्ग की संख्या 18 होती है, इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, जितना नाम है अभी याद करते चलो। अब प्रत्येक स्तंभ एक वर्ग कहलाता है। स्तंभ जो है, प्रत्येक स्तंभ एक वर्ग कहलाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे जो पारल रहेगा ना खड़ा लाइन बाबू, उसी को बोलते हैं हम लोग वर्ग बोले, या ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोले, या वर्टिकल कॉलम बोले। ठीक है, इसकी संख्या 18 होती है। चलो अभी कहता है यहाँ पे नीचे पॉइंट में देखो, कहता है एक वर्ग के सभी तत्वों के समान रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं क्योंकि इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। देखो अब यहाँ क्या कहता है, यहाँ साफ शब्द में कहा, ठीक,
ये बात याद रखना। इसको जब बनाया गया था ना एक वर्ग में सजाने की क्रम में, ठीक, आगे एक टॉपिक छूट रहा है, ठीक है, मोस्ले साहेब का आवर्तनीय जो अभी फिलहाल हमारे लाइफ में चल रहा है, ठीक है, उसमें बताया गया है और वहाँ जब बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसमें बताया गया है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया गया है तो उसमें जो तत्वों को रखा गया, जैसे कि यहाँ पे मान लिया जाए इसे करके बांट दिया गया, यहाँ हाइड्रोजन रखा है, फिर उसके नीचे लिथियम है, तो ये जो सभी तत्व है ना उसका रासायनिक गुण और भौतिक गुण सब समान होता है, ठीक है, क्योंकि इसका होता है क्योंकि इसके बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है, इसीलिए सब एक जैसा होता है, गोर तक गोर और कार तक कार, समझ रहे हैं। अब देखो आगे आता है आवर्त, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पीरियोडिक्स। कहता है, पेन को यहाँ से उठाते हैं, कहता है आवर्त के बारे में बताने जा रहा है। आवर्त सारणी में तत्व को पंक्तियों के क्रम में होती है। अरे जो इस तरह से लाइन के रूप में खींचा रहता है ना आवर्त सारणी में, जैसे देखो खड़ा लाइन को ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं, यानी कि वर्ग कहते हैं। अब पड़ल लाइन को क्या बोलते हैं, अलमारी में देखा है इसे खड़ा वाला ही होता है। और देखो ये जो लाइन यहाँ पे स्क्रीन दिखा रहे हैं, इसका जो ये भाग होता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्षैतिज लाइन है, यानी कि इसको बोलेंगे क्षैतिज लाइन। और ये देखो ये जो किनारा जो खड़ा है, जैसे देखो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम क्षैतिज लाइन और इसको बोलेंगे हम ऊर्ध्वाधर लाइन। समझ में आया। तो ये क्या है, क्षैतिज लाइन। क्षैतिज लाइन को हम लोग आवर्त बोलेंगे, ठीक है। समान आवर्त के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं की संख्या समान होती है। देखो एक वर्ग के तत्व रहेगा तो समान नियम रहेगा, एक आवर्त का रहेगा तो उसका विगुण समान होगा, ठीक है। अब कहता है कुछ छोटा छोटा बात है उसको भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अगला आता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, किसी को याद है तो मैंने बोल दो, क्लास 9 में भी पढ़ना परमाणु संरचना, ठीक है। तो यहाँ कहता है किसी तत्वों की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, किसी तत्वों की परमाणु संख्या पर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा बैठते हैं, दिख रहा है, दिख जाएगा। कहता है किसी तत्वों की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। कहता है किसी तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। साफ शब्द में कहता है किसी परमाणु के, क्या परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक संख्या पूछे या परमाणु संख्या पूछे, तो कहता है किसी परमाणु क्रमांक संख्या पूछे या किसी परमाणु संख्या पूछे, तो कहता है किसी तत्व के या किसी तत्व के परमाणु संख्या को, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु के, अरे भाई किसी भी तत्व का परमाणु संख्या पूछे तो बोला उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखते हैं, साफ शब्द में बोला, कोई तत्व है, ठीक है, कोई तत्व है और उसके नाभिक है, नाभिक माने केंद्र, केंद्र का मतलब सेंटर, और सेंटर में जितना होगा प्रोटॉन की संख्या होगा, जितना प्रोटॉन प्लस कहे तो धन आए, ठीक है, होगा उतना ही उसमें क्या होगा, उसको परमाणु संख्या होगा। 10 गो है तो 10 गो, 12 गए तो 12 उसका परमाणु संख्या होगा। अगला आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बोले या परमाणु द्रव्यमान संख्या बोले, तो कहना किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को, न्यूट्रॉन की संख्या को, न्यूट्रॉन की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आगे बताते हैं। अगला आता है परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक है।
यहाँ से मिसप्रिंट लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हटाओ और आगे बताते हैं। अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान लो, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है। कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणविक, देखो परमाणु कक्षाओं के, सीधे जाने देखो यहाँ पे लाइन जो है ना कुछ कुछ और लिखा जाता है, टाइपिंग जो करता है उसको नोट्स प्रिपेयर करके दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कहता है इलेक्ट्रॉन को कक्ष या कक्षा यानी कि सेल या उप सेल, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन समझने में थोड़ा कठिनाई होगा, परमाणविक या आणविक यानी कि सेल यानी कि कक्ष और कक्षा में बांटने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। एक आता है गलनांक, किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहता है वह ताप जिस पर कोई तत्व अपनी अवस्था को ठोस से द्रव में बदलता है उस तत्व का गलनांक कहते हैं, ठीक है। कहता है कोई तत्व जिस ताप पर ठोस अपनी अवस्था को ठोस से द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। यानी कि कोई भी तत्व हो, ठीक है, कोई भी तत्व हो ठोस से द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प द्रव यानी कि क्वथनांक यानी कि जो कोई पदार्थ है जहाँ से, ठीक है, खौलना शुरू करता है यानी कि वाष्प दाब द्रव के आसपास के दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव को परिवर्तित हो जाता है तो उसे उस तत्व का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक का मतलब कोई वहाँ से एकदम वाष्पीकृत होने को होता है, उसी को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ से कुछ कुछ नोट पॉइंट शुरू होता है, ठीक है। वर्ग 18 में जिसका स्थान सबसे दाईं ओर होता है उसे आदर्श गैस कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब वर्ग 18 के जो भी तत्व है उसे आदर्श गैस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आदर्श गैस कहते हैं, आइडियल गैसेज, जो कि निष्क्रिय गैस कहलाता है, निष्क्रिय गैस कहलाता है। जैसे उसका नाम है हीलियम, हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये है सबसे बाहरी सेल में 8 कक्षा होता है, मतलब ये न्यूट्रल होता है और इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम को छोड़कर हीलियम में जो होता है मात्र 2 ही सेल इलेक्ट्रॉन होता है, इसके हीलियम में मात्र 2 होता है और बाकी में 18 होता है, क्योंकि इसके बाहरी सेल में 2 ही होता है। के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें देखो बटा हुआ है एस पी डी एस पी डी एफ, ठीक है। ये जो है सेल है, एस में 2, पी में 6, देखो यहाँ लिखा हुआ जो है एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 होता है, इस प्रकार से बांटा हुआ है, ठीक है। अगला कहा जाता है क्षारीय मृदा धात्विक तत्व होते हैं जो आवर्त सारणी के वर्ग 2 में पाए जाते हैं, यानी कि वर्ग 2 में जो पाए जाते हैं उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। चलो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपयोगिता, ठीक है, यहाँ पर ही देख लेते हैं, उसके बाद आगे है। कहता है इस सारणी के, थोड़ा सा कलर पहले पेन का चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कहता है इस सारणी के सहायता से, इस सारणी के सहायता से तत्वों और उसके गुणों का अध्ययन करना काफ़ी आसान हो गया, ठीक है। कौन सारणी से, तो मेंडलीव साहब के, मेंडलीव, ठीक है। तत्वों के आवर्त सारणी तैयार करते समय कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए। मेंडलीव साहब एक ही चीज़ बहुत अच्छा दिमाग लगाए, ये कथा मतलब स्टेटमेंट लेवे नहीं किए कि एकदम कन्फर्म बोल रहे हैं कि 56 है तो छपने रह जाएगा,
वो बोले ना कुछ और भी आ सकता है, समझा। और अगला कहता है मेंडलीव ने गलती परमाणु द्रव्यमान, यानी कि मेंडलीव ने गलत परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों में सुधार कर उसकी सही परमाणु द्रव्यमान अपनी आवर्त सारणी में रख दिया। वो जो घमंडियल साहब थे, ठीक है, न्यूलैंड के जो अष्टक नियम बनाए थे, वो जो बोले थे कुछ कुछ गलती, उसको सुधार किया और एकदम सही स्थान में रख दिया, ठीक है। और फिर अब ये बोल रहे हैं, कहते हैं आवर्त सारणी के किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों की संयोजकता एक ही होती है, किंतु आवर्त सारणी को क्रमित रूप से परिवर्तन होता है, यानी कि बोले एकदम सही सही परिवर्तित होते हैं। फिर कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष, इनका कुछ जो डिमेरिट्स रह गया था उधर उसको बताते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्होंने बोला कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान क्या लिखा होगा, अनिर्णित है। अनिर्णित का कहने का मतलब है इसका कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि बेटा ये रहेगा से कहाँ रहेगा, ये तो मन मौजी निकल गया, जिधर मन करता उधर बैठ जाता है। अब ई ने मन करेगा कि बीच में जाके कहूँ घुस के बैठ जाएगा। देखना पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, हीलियम बोलता है जो बैठेंगे, तो कभी देखता है यहाँ लिखा रहता है कॉर्नर वन में, बीच में भी बैठ सकता है, इसका स्थान अनिर्णित, ठीक है। कहता है न्यूलैंड्स और रिएक्टेडाइड्स समूहों के, अच्छा लेथनाइड जो नीचे में नहीं रहता है, देखना पीरियोडिक टेबल बनल रहता है उसका नीचे में जो रहता है, लेथेनाइड्स और रिएक्टेनाइड्स यानी कि प्रकार के समूह ग्रुप बनाया है, ठीक है। इसमें 14 तत्वों को रखा है जो वर्ग बी के 6 और 7 के सदस्य हैं। यदि इनके परमाणु द्रव्यमानों को क्रम में रखा जाए तो आवर्त सारणी की संपूर्ण उपयोगिता खत्म हो जाएगी। मेंडलीव ने कुछ तत्वों को इसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, कभी ऊपर नीचे ज़्यादा चल जा रहा है, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में नहीं रखा है, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है। अब यहाँ पर देखा था आवर्त सारणी को स्थानिकों, आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दे पाया। समस्थानिक के मतलब होता है जिसका गुण समान हो, ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक का संख्या, अरे कहने का मतलब प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या समान नहीं, इलेक्ट्रॉन का संख्या समान नहीं होता, ठीक है। अगला कहता वर्ग 18 में 3 तत्वों को समान तत्वों को रखा गया, लेकिन अन्य वर्गों में 2 तत्वों को रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु यहाँ देखो आता है परमाणु संख्या के आधार, अब पैदा होता है, पहले जो था से परमाणु द्रव्यमान की संख्या के आधार पे रखा गया था। तत्वों को सजाकर आवर्त सारणी को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया आधुनिक आवर्त सारणी कहलाता है। यानी कि यहाँ पे समझना कि जो पीरियोडिक टेबल अभी चल रहा है वो यही पीरियोडिक टेबल है जिसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया। ये जो रखे हैं उनका नाम है मोसले साहब, ठीक है, आगे नाम आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त है, ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ से कि 18 वर्ग और 7 आवर्त आधुनिक में, ठीक है। इन्हें 4 ब्लॉक में बांटा गया, इन्हें 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस में 1 और 2 एस ब्लॉक कहलाते हैं, 13 से 18 वाले तत्व पी ब्लॉक है तत्व कहलाते हैं। ये जो कोई पूछेगा, ठीक, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है तुम लोग को। अब इसे वर्ग की कुछ विशेषता है, ठीक, देखो इसको बता देते हैं।
ये भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। कहता है किसी वर्ग विशेष की सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यानी कि कहता है किसी भी वर्ग में जाएगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है समान होगा। यानी कि एक वर्ग में हेले तो उसका सबका इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। फिर कहता है किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होगा। यानी कि जहाँ एक वर्ग में हेले तो जितना एक का इलेक्ट्रॉन संयोजकता है सभी को उतनी आएगा, समान ही आएगा, ठीक है। फिर कहता है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुओं का आकार बढ़ते जाता है। यानी कि ऊपर से नीचे आए वर्ग में तो परमाणु इलेक्ट्रॉन का यानी परमाणुओं का आकार में बढ़ता जाता है। अभी मतलब 5 था उसका रेडियस था, अभी 6 हो जाएगा रेडियस, 7 हो जाएगा रेडियस, 8 हो जाएगा रेडियस, इस प्रकार से बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर कहता है आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर चढ़ने पर तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता घटते जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसका, यानी विद्युत ऋणात्मकता जो है घटते जाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता जो होता है वो घटते जाता है वर्ग में ऊपर से, ठीक है। आवर्त में घटते जाता है, लेकिन जब वर्ग की बात करेंगे तो धातुओं में क्रियाशीलता बढ़ती है, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं के भौतिक गुण घटते जाता है लेकिन घनत्व तो बढ़ते जाता है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना और बीच बीच में लिख लेना, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं के भौतिक गुण बढ़ते जाता है, जबकि धातुओं को क्या हो रहा था, धातुओं में घटते जा रहा था, अधातुओं में बढ़ते जा रहा है। आवर्त के कुछ है यहाँ पे नोट पॉइंट, ठीक है। इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लेना, एक बार धीरे धीरे दिखा देते हैं, ठीक है। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो अब साइड में होकर दिखाने का प्रयास करें, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या, चलो नहीं दिख रहा है तो प्रयास करते हैं दिखाने का। थोड़ा सा 1 सेकेंड वेट करो। चलो यहाँ से है, एक बार और प्रयास करते हैं दिखाने का। वीडियो को पॉज करके लिखते चले जाएं, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, इसका जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा वो हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दे देंगे। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, बाकी जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो आपका ये जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो दिमाग में ज़्यादा नहीं लेना कि सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, वो मेरा जिम्मेवारी है सिलेबस ख़त्म करने। तो समझ में आया। आज का इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा बाबू, ठीक है। ये जो वीडियो है आपका 2023 में हम बना रहे हैं, और नाइट राइड मतलब नाइट बना रहे हैं, लेट नाइट है बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।